क्या आप इस शब्द को प्रोनाउंस कर सकते हैं? अगर आप मेरी तरह एक हिंदी भाषी हैं तो आप इस शब्द को प्रोनाउंस शायद नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह के शब्दों से भरी पड़ी है मेघालय की भाषा खासी। आपने कभी ना कभी ये फ्रेज़ याद किया होगा, गारो, खासी, जयंतिया। दरअसल ये मेघालय में रह रही 3 जनजातियों और 3 पहाड़ी एरियाज़ के नाम हैं, जिनमें आज हम बात करेंगे खासी की, जो मेघालय की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और उसकी राजधानी शिलोंग में बोली जाती है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं, मतलब उन शब्दों के बारे में सोचना जो मैंने शुरुआत में बताए थे। ये शब्द CC-VC स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, मतलब जहाँ भारत की भाषाएं, खासकर हिंदी, शब्द के शुरुआत में 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स नहीं रखने का बहुत प्रयास करती है, जैसे प्रहर का पहर कर देना, छुरी का छुरी कर देना, स्थल का थल कर देना। पर खासी इस पूरे फिनोमिनन का पूरा उल्टा है। यहाँ बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके अंदर शुरुआत में 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं, पर ये चीज़ केवल एक बहुत ध्यानपूर्वक बोली गई भाषा में किया जाता है। आम बोलचाल के अंदर आप पहले कॉन्सोनेंट को गिरा सकते हैं और कोई समझने में परेशानी नहीं आएगी। खैर, खासी एक ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है, और अगर आपको अकेला होने की फीलिंग पता है, वह फीलिंग कि आप जिन लोगों से मिलते हो, जिनसे बात करते हो, आपको समझ नहीं पा रहे, तो आपको खासी भाषा की फीलिंग काफ़ी तक समझ में आ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके आसपास की सारी भाषाएं इसके जैसी नहीं हैं। ये अपने सारे पड़ोसियों से जुदा है। ऊपर और नीचे तो इंडो आर्यन भाषाएं हैं और दोनों तरफ तिब्बतो बर्मन। अगर कोई रिलेटिव है भी तो बिल्कुल दूर रिलेटिव है, छत्तीसगढ़ की मुंडा भाषाएं या कंबोडिया और वियतनाम की भाषाएं। पर क्योंकि खासी इनसे बहुत दूर है, इसकी अपनी खुद की पहचान है। ये बहुत अलग साउंड करती है इनकी बाकी भाषाओं से। और इस चीज़ का एक बहुत अच्छा अंदाज़ा आप खासी भाषा की संख्याओं को देखकर लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने खासी भाषा की संख्याएं लिखी हैं, साथ ही एक मुंडा भाषा संथाली की संख्याएं लिखी हैं, साथ में कंबोडिया की खमेर भाषा की संख्याएं लिखी हैं। तो आप इन तीनों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खासी कितनी अलग है बाकी भाषाओं से। पर खासी भाषा की यूनिकनेस यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती है। खासी एक इतनी यूनिक भाषा है कि उसमें एक ऐसी चीज़ पाई जाती है जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया की और किसी भाषा में नहीं पाई जाती, जिसे कहते हैं जेंडर मार्कर। दरअसल खासी भाषा में 2 जेंडर होते हैं, एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन। और जिस भी शब्द का कोई जेंडर होता है उसके आगे हमेशा एक जेंडर मार्कर आएगा। फेमिनिन के लिए का और मैस्कुलिन के लिए ऊ। और ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, इवन लोगों के नामों के आगे इसे लिखना पड़ता है। जैसे अगर हिंदी में इसका उपयोग होता तो कुछ ऐसा दिखता: ऊ राघव का रात को एक तल्ली का फूल तोड़ता है। यहाँ पर ऊ और का तो जेंडर मार्कर हैं, पर तल्ली एक क्लासिफायर है जो किसी संख्या के बाद आता है, ये बताने के लिए कि जिस चीज़ को गिना जा रहा है वो इंसान है या इंसान नहीं है। पर इतनी यूनिकनेस के बाद भी खासी दूसरी भाषाओं के प्रभाव से बची नहीं है। जैसे खासी में मैं के लिए शब्द है nga, जो किसी साइनो तिब्बतियन भाषा से लिया गया है। सरदार और हज़ार जैसे शब्द हैं जो फारसी से लिए गए हैं, तथा लाख और करोड़ जैसे शब्द हैं जो किसी इंडो आर्यन भाषा, जो पास की भाषाएं हैं, उनसे लिए गए हैं। खैर, लिखावट पर आते हैं तो इस भाषा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं ऊ सोसोथाम, जो एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे और अपने ही बलबूते पर उन्होंने एक गवर्नमेंट हाई स्कूल टीचर की जॉब हासिल करी थी, जिसके बाद उन्होंने कविता लिखना शुरू किया और उनकी कविताओं पर बहुत सारे लोगों ने उनको पागल तक कह दिया, पर वो रुके नहीं। और आज उनकी डेथ एनिवर्सरी पर मेघालय में एक पब्लिक हॉलीडे रखा जाता है। और उनकी सबसे प्यारी कविताओं में से एक है की उमजेर हाउ फ्लोंग। एक बहुत सुंदर सी कविता है। इसके अंदर वो बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति करने की। वो ज्ञान को मोती से कंपेयर करते हैं, वो ज्ञान को ओस की बूंदों से कंपेयर करते हैं, और आखिर में अश्रु से कंपेयर करते हैं, आंसू से। तो इसी कविता का मैंने ट्रांसलेशन किया है हिंदी में। शीर्षक है ओस की बूंदें। भोर घड़ी में ओस की बूंदें चमक रही हैं उपवन में,
जब मैं निकलूं अपने घर से मुक्ता के अन्वेषण में, जिन्हें सूर्य ने लूट लिया है अपने सुंदर उपवन में, उनकी भांति मैं भी निकलूं उतरूं दूजे आलम में। चुभेंगे कांटे दुख पनपेगा अपने इस लंबे पथ में, दूर रहूंगा गृह से अपने लौटूंगा जाने कब मैं। हृदय वेदना सब झेलूंगा अज्ञ धरा पर एकल में, क्योंकि दुख के अश्रु सुखमय होंगे बदलेंगे मुक्ता कण में। इस कविता में कवि ये कहना चाह रहा है कि वो ज्ञान प्राप्ति के लिए उसके रास्ते पर निकल गया है। वो ज्ञान को किसी ओस की बूंद से कंपेयर करता है जो सुबह होने पर अपने नीचे की ओर गमन करती है और नीचे की ओर दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। वैसे ही कवि एक दूसरी दुनिया में, ज्ञान की दुनिया में पहुंच चुका है और इस दुनिया के अंदर उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे कांटे चुभेंगे उसे, पर उसे ये कांटे अच्छे लगने लगेंगे आखिरकार जब उसे ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा फील होगा जैसे ये सारे अश्रु जो बहाए हैं उसने, वही ज्ञान के मोती बन गए हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को तो समाप्त करता हूँ, पर यह वीडियो एक सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें मैं भारत की बहुत सारी भाषाओं की बात करूँगा। तो यदि आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो आप वो सब कर सकते हैं जो यूट्यूब एल्गोरिदम को पसंद आता है। और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा।